नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के उस हिस्से की जिसे उसकी आत्मा कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। ये सिर्फ कुछ नियम या कानून नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय नागरिक को मिला एक ऐसा वादा है जो एक सम्मानजनक और आज़ाद जिंदगी की गारंटी देता है। तो आइए इस सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि ये अधिकार क्या हैं और हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। और इस बात को समझने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इस कथन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का दिल और आत्मा कहा था। पर ऐसा क्यों? सोचिए, क्योंकि अगर ये एक अधिकार ना होता तो बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे खूबसूरत शब्द बनकर रह जाते। यही वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों में जान डालता है। तो सवाल ये उठता है कि ये मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स असल में हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो बुनियादी अधिकार हैं जो हमारे संविधान के पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। ये किसी भी इंसान की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये न्यायोचित हैं। मतलब अगर सरकार या कोई भी संस्था इन अधिकारों को आपसे छीनने की कोशिश करे तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो आज हम इन 6 मौलिक अधिकारों के सफर पर चलेंगे। हम एक एक करके इन सबको समझेंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा से जुड़े अधिकार, और आखिर में वो अधिकार जो इन सब की रक्षा करता है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे बुनियादी अधिकार से। ये है समानता का अधिकार, जो हमें अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है। यही वो अधिकार है जो एक ऐसे समाज की नींव रखता है जहां कानून की नज़र में सब बराबर हैं और किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। आप देखिए, समानता का यह अधिकार कई मजबूत स्तंभों पर टिका है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, पावरफुल हो या आम आदमी, कानून सबके लिए एक है। फिर आता है अनुच्छेद 15, जो धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी पब्लिक प्लेस जैसे दुकान या होटल में भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सभी को बराबर मौके देने की बात करता है। और फिर अनुच्छेद 17 छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करता है। और अनुच्छेद 18 महाराजा या राय बहादुर जैसे टाइटल को खत्म करता है ताकि समाज में सब बराबर रहें। तो चलिए, अभी जो हमने समझा उसे एक सवाल से परखते हैं कि इस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 17 या डी अनुच्छेद 18। थोड़ा सोचिए और सही जवाब है सी अनुच्छेद 17। ये वाकई हमारे समाज को सुधारने वाला एक ऐतिहासिक कदम था। समानता के बाद अब बात करते हैं उस अधिकार की जो किसी भी लोकतंत्र की जान होती है। ये है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक ये अधिकार हमें व्यक्तिगत आज़ादी की गारंटी देता है। खासकर अनुच्छेद 19 ये हमें 6 बहुत ही कीमती आज़ादियां देता है, जैसे कि अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, अपनी यूनियन या ग्रुप बनाने की आज़ादी, और तो और पूरे भारत में कहीं भी घूमने, कहीं भी बसने और कोई भी काम या व्यापार करने की आज़ादी। ये सारी आज़ादियां मिलकर ही हमें एक सच्चा और एक्टिव नागरिक बनाती हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 21 पर। इसे अक्सर मौलिक अधिकारों का महाअधिकार भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ यानी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इसका दायरा बहुत बढ़ाया है। आज इसमें साफ हवा पानी का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, यहां तक कि मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार भी शामिल है। सच में ये जीवन की रक्षा करने वाला एक बहुत बड़ा अधिकार है। तो एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जीवन का अधिकार यानी राइट टू लाइफ की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? और बिल्कुल सही, इसका जवाब है सी अनुच्छेद 21। यह अनुच्छेद पक्का करता है कि कानून के मुताबिक तय प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी जिंदगी या आज़ादी से दूर नहीं किया जा सकता। अब हम एक ऐसे अधिकार की बात करेंगे जो समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए एक ढाल का काम करता है। यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 का मकसद है कि किसी भी इंसान के सम्मान को ठेस न पहुंचे और उसका शोषण न हो। तो देखिए, ये दो अनुच्छेद कैसे काम करते हैं। अनुच्छेद 23 इंसानों की खरीद फरोख्त यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बंधुआ मजदूरी पर पूरी तरह रोक लगाता है।
किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। वहीं अनुच्छेद 24 हमारे बच्चों को सुरक्षा देता है। ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक जगह पर काम नहीं करवाया जा सकता, ताकि उनका बचपन सुरक्षित रहे। अच्छा, एक सवाल यहां भी बनता है, बच्चों को फैक्ट्रियों जैसे खतरनाक कामों में लगाने पर कौन सा अनुच्छेद रोक लगाता है? सही जवाब है सी, अनुच्छेद 24। ये बहुत जरूरी प्रावधान है ताकि बच्चों के पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के अधिकार को कोई छीन न सके। हमारा अगला अधिकार भारत की एक बहुत बड़ी खूबी को दिखाता है, हमारी धर्मनिरपेक्ष पहचान को। ये है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। देखिए, ये अधिकार भारत की अनेकता में एकता की भावना का सम्मान करता है। ये हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने, उसके रीति रिवाजों का पालन करने और शांति से उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। इतना ही नहीं, धार्मिक समुदायों को अपने संस्थान चलाने का हक है। और सबसे खास बात, सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती। तो एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, क्या सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी नागरिक से टैक्स ले सकती है? हाँ या नहीं? इसका सीधा जवाब है बी, नहीं। अनुच्छेद 27 साफ तौर पर ऐसा करने से मना करता है, और यही बात भारत के सेक्युलर कैरेक्टर को और मजबूत बनाती है। चलिए, अब उस अधिकार को समझते हैं जो भारत के खूबसूरत सांस्कृतिक ताने बाने को सहेज कर रखता है। ये हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं, और ये खासकर हमारे देश के अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करते हैं। तो ये अधिकार करते क्या हैं? देखिए, अनुच्छेद 29 और 30 ये पक्का करते हैं कि चाहे भाषाई अल्पसंख्यक हो या धार्मिक, उन्हें अपनी खास संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी लिपि को बचाने का पूरा अधिकार हो। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी पसंद के स्कूल, कॉलेज भी खोल सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं, ताकि वो अपनी विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सके। तो सवाल सीधा है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार मुख्य रूप से किनकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं? और इसका सही जवाब है सी, अल्पसंख्यक समुदाय। ये प्रावधान अनेकता में एकता के हमारे राष्ट्रीय सिद्धांत का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। और अब हम पहुंच गए हैं उस अधिकार पर जिससे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। यह है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32। आप इसे एक मास्टर की समझ सकते हैं जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों के तालों को खोलती है। तो ये अधिकार काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह के खास आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें रिट कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, तो कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करके उसे अपने सामने पेश करने का आदेश दे सकता है। ये रिट सच में हमारे अधिकारों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। तो चलिए, इस सबसे जरूरी अधिकार पर एक आखिरी सवाल, वो कौन सा अनुच्छेद है जो हमें अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है? और इसका सही जवाब है सी, अनुच्छेद 32। जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यही वो अनुच्छेद है जो इन सभी अधिकारों को असली मतलब देता है। तो चलिए, एक नज़र में इन सभी अधिकारों के सार को फिर से देख लेते हैं। समानता का अधिकार मतलब कानून की नज़र में सब एक। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब हमारी व्यक्तिगत आज़ादी की गारंटी। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब हर इंसान के सम्मान की रक्षा। धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार हमारी विविधता को बचाते हैं। और संवैधानिक उपचार का अधिकार इन सभी अधिकारों की रक्षा के लिए हमें अदालत जाने का सबसे बड़ा हथियार देता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मौलिक अधिकार सिर्फ एग्जाम में पास होने का एक टॉपिक नहीं है। ये वो सिद्धांत हैं जो हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं और हमें एक नागरिक होने की ताकत देते हैं। इन्हें जानना, समझना और इनकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।